मैं हूँ असद याकूब। आज मेरे दोस्तों आपका हमारा अपना राक्षस यूट्यूब चैनल चलता है दोस्तों। वीडियो डेड वीमेन आर नॉट सेफ इन पाकिस्तान। ठीक है, आई थिंक कुछ डेड वीमेन मरी हुई औरतें भी महफूज नहीं है। अल्लाह ही खैर करे। डेस्परेशन लोगों की इतनी आ गई है। देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं निम्रा अहमद का वीडियो है और इसका टाइटल है मुर्दों के साथ रेप 40 years old मैन डग अप वुमेन्स ग्रेव। तो जी हाँ, ये खबर आई है और बहुत ही हृदय विदारक खबर है। वैसे पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कई बार ऐसा हुआ है। शायद एक मुझे इंसिडेंट याद आता है, ओकरा का याद आता है। वहां पर कब्रों से लड़कियों की और महिलाओं की लाशें निकालकर उनके साथ, मैं कह नहीं सकता वो किया जाता है। और भी इससे पहले कई सारी जगहों से खबरें आई हैं कि ऐसा होता है। अब ये लेटेस्ट मामला आया है और उसमें वो मतलब मान भी रहा है। चलिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है इस वीडियो में। एक खबर सामने आ रही है कराची से। वैसे कराची के अंदर हम सब जानते हैं कि जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हर तरह का क्राइम कराची के अंदर हो रहा है और वर्ल्ड वाइड एक सर्वे हुआ था जिसमें ये भी पता लगा था कि दुनिया में 2nd नंबर पर मोस्ट डेंजरस सिटी का नाम आया था, वो कराची का नाम आया था। तो अभी वहीं से खबर सामने आ रही है कि 40 साल के आदमी ने एक नई दफन की गई औरत की लाश को कब्र से बाहर निकालकर उसके साथ रेप किया है, गलत हरकतें की है। उसको पुलिस ने अरेस्ट भी करी है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि इतने जुर्म क्यों बढ़ते जा रहे हैं, मर्द इतने डेस्परेट क्यों हो रहे हैं, औरतें क्यों सेफ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं कि एक मुर्दा औरत को भी नहीं बख्शा गया। क्या कहती है अवाम इस बारे में? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अब जरा आप सोचिए, जब मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान की सोसाइटी करप्ट हो चुकी है, पाकिस्तान की सोसाइटी इतनी घटिया हो चुकी है कि पूछिए, मुर्दा औरतें भी सेफ नहीं हैं। मुर्दा औरतें भी सेफ नहीं हैं। अब आप सोचिए कि किस मेंटलिटी के लोग हैं ये, और इस मेंटलिटी को लाता कौन है उनके अंदर? उस मेंटलिटी को लाता कौन है उसके अंदर? ये डेस्परेशन इतनी क्यों है महिलाओं को लेकर, सेक्स को लेकर? मतलब इतनी डेस्परेशन क्यों है उनके अंदर कि मुर्दों तक को नहीं छोड़ रहे हैं? इस पर सोचना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के सारे लोग ऐसा करते हैं, ये बहुत मिनिमम लोग हैं, लेकिन तब भी ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये तो पकड़े गए हैं तो सामने आया है, वरना ये घटनाएं हर कब्रिस्तान में हो रही है वहां पर। यकीन मानिए, वो तो भला हो हिंदुओं का कि जो वहां पे हिंदू होंगे या जो हमारे यहां भी हिंदू हैं वो हम जला देते हैं, हम शव का दाह संस्कार करते हैं, वरना पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होते। आप सोचो, ये माइंडसेट कहां से आता है, ये वहशियानापन कहां से आ रहा है, किधर से आ रहा है, क्यों आ रहा है? इस पर बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपको उस बंदे की बात सुनवाता हूं पहले, तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? बाप का क्या नाम है? कहाँ रहते हो? क्यों पकड़े गए हो? कब्र में। क्या कर रहे थे? कब्र खोल रहा था, मैं पकड़ा गया। कब्र के अंदर तुम क्या कर रहे थे? कब्र के अंदर कब्र उतार के हाथ पहना था मुर्दे को। अच्छा, फिर वापस निकल जाता बंद करके। तुम इससे पहले कितनी कब्रों में गए हो? इससे पहले 3 कब्रों में हो। 3 कब्रों में गए हो, ये चौथी कब्र है। ये चौथी है। तो तुम्हें कैसे पता चलता है ये औरत की कब्र है? ताजे फूलों की, ताजे फूलों से तब उससे पता चलता है। तो तुम कब्रिस्तान में घूमते हो, ढूंढते हो, कब्र को ढूंढते हो, हैं? फिर कब्र कैसे? पाँव की तरफ से खोलते हो, सर की तरफ से? पैरों की तरफ से कब्र खोलते हो। फिर क्या करते हो? उनके देखता हूँ। फिर क्या देखते हो? तो औरत है कि मर्द? फिर औरत होती तो हाथ लगा के बारीकों की चले जाता हूँ, मर्द होता तो वापस बंद कर देता हूँ। तो तुम अल्लाह से डर नहीं लगता? डर लगता है। तो मुसलमान हो, कलमा आता है?
पढ़ो। सच बोलोगे? कितनी तालीम है तुम्हारी? कहाँ रहते हो? तो तुमने ऐसा क्यों किया? गलती हो गई, नहीं करूँगा, मर जाऊंगा, कभी नहीं करूँगा तो मेरी तो तुमने रात को क्यों किया? गलती हो गई मुझसे। ये लाइट तुमने जो लाइट थी, जो लाइट अंदर तुमने कब्र में जलाई हुई थी, वो कहाँ से ली थी? वो तो यही मुझे मिलती बता रहा हूँ, कितने की ली थी वो लाइट? 50-60 रुपए। तो तुमने फिर लाश को टेढ़ा क्यों किया हुआ था? कफन उतार के लाश को टेढ़ा क्यों किया था? हाँ? लाश टेढ़ी की हुई थी तुमने कफन उतार के, क्यों? देख रहा था तो देखा आपने, जब पकड़ा गया तब करेक्ट जी गलती हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। ऐसे तो कई होंगे जो पकड़े नहीं जाते होंगे, और ये जो लगातार ये घिनौना काम कर रहे हैं, और वो भी पकड़ा गया तब स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पकड़ा गया तब जब शायद जो जिस महिला की मौत हुई थी उसके शायद बेटे ने या उसके फैमिली के किसी बंदे ने ये शिकायत दर्ज कराई कि ऐसी ऐसी, मुझे लग रहा है कि ऐसा हुआ है उसके साथ, कि शायद वो बाद में गया होगा कब्र पे अगले दिन या 24 घंटे 48 घंटे बाद, जब भी गया हो तो उसने देखा होगा कि यार ये तो गड़बड़ है, ये तो लगता है कि कब्र को खोदा गया था। आप सोचो जरा सिर्फ इसको कि उस बंदे को क्या फील हो रहा होगा कि भाई कैसे लोग हैं और कैसी सोसाइटी है ये, कौन सी हवस घुसी हुई है अंदर भाई कि मुर्दा महिलाओं लड़कियों तक को आप नहीं छोड़ रहे हो। ये कहां से आ रही है चीज? देखें जी, मैं अब क्या कहना है इसमें, ये तो शुरू से चल रहा है, सदियों से चल रहा है ये। इससे पहले भी कई ये वाक़े हो चुके हैं। जब आपका कमज़ोर होगा, आपका तो ऐसे इक्का दुक्का वाक़े तो होते रहेंगे। इक्का दुक्का नहीं हो रहे, बहुत ज्यादा हो रहे हैं। भाई देखें, हमारे आलम दीन जो हैं वो ये कहते हैं कि शैतान आ गया। हमारे आलम दीन कहते हैं कि शैतान आ गया। क्या शैतान जो है वो कमज़ोर लोगों के पास आता है? अच्छा। ताकतवर लोगों के पास नहीं जाता, मियां के पास नहीं जाता, हैं जी, इमरान खान के पास नहीं जाता, और वगैरह वगैरह बेशुमार लोग हैं ताकतवर जो हैं। अरे इमरान खान के पास कैसे जाएगा? पीरनी है ना उनके पास, पिंकी पीरनी। शैतान की हिम्मत है कि वो पिंकी पीरनी के पास चला जाए? इमरान खान पर पिंकी पीरनी का कब्जा है, दूसरा शैतान नहीं जा सकता। है ना, तभी तो करप्शन होती है। भी वो अलहदा इशू है ना, वो ये तो इशू नहीं ना जो आप बात कर रहे हैं कि 40 कब्र निकाल के एक 60 साल 70 साल के बुजुर्ग ने रेप किया है जी, वो ये इशू नहीं है। इनके पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि ये ताकतवर है। शैतान हमेशा कमजोर के पास आता है, बड़े बड़े के पास क्यों नहीं जाता? अच्छा। शैतान भी अक्लमंद है, बेवकूफ नहीं है। हाँ, वो देखता है कि ये जाहल बंदा है, ये कमजोर है, ये मेरे दाव में आ जाएगा। अच्छा जी, अच्छा दादा जान, अच्छा तो फिर जरा ये बताइए कि वो जो लॉर्ड नजीर था पाकिस्तानी, जिसे ब्रिटेन ने अपने सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा, लॉर्ड की उपाधि दी, उसके पास भी तो शैतान पहुंच गया, उसके पास भी तो यही काम किया उसने बच्ची के साथ, जिसके बाद उसको सजा हुई। स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं है ना, आप लोग को आइडिया नहीं है, आप लोगों को गोल गोल घुमाने बात बहुत आती है। गोल घुमा दो, इधर घुमा दो, उधर घुमा दो। उसने भी तो किया, उसने मुर्दा के साथ नहीं किया, जिंदा के साथ किया, बच्ची के साथ किया, तभी तो सजा हुई। वो भी ताकतवर था, उसको तो लॉर्ड की उपाधि मिली थी, बड़ी उसकी समाज में बड़ी रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी। फिर ऐसा क्या हुआ उसको? ये आप लोग बड़ा ना, बड़ी आसानी से अपने आप को बचा लेते हैं। शैतान आ गया जी, शैतान आ गया, कुछ भी कर दोगे शैतान आ गया। हाँ जी, क्या करूं मैं, शैतान आ गया मेरे ऊपर। इसका मतलब है कि आपका दीन बड़ा कमजोर है।
शैतान फट से हावी हो जाता है ना। शैतान इस कदर हावी हो जाता है कि आप दूध में मिलावट भी करने लगते हो, आप नकली सामान बेचने लगते हो, आप धोखेबाजी में नंबर 1, फ्रॉड करने में नंबर 1। पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं। वही कहते हैं कि 98% इस्लामिक देश जो है वो लोग वहां पर इस्लाम पर नहीं चल रहे हैं, दीन पर नहीं चल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कत्ल करना आपको, मुर्दों के साथ ये करना आपके यहां, सारे बुरे काम आपके यहां। सारे पाकिस्तानियों को नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम कर रहे हैं ऐसा। नहीं पकड़े जा रहे हैं वो, अभी तक अच्छे बने हुए हैं। और उसके बाद आप कहते हो कि जी हमारा दीन तो इसकी इजाजत नहीं देता, उसकी इजाजत नहीं देता। भाई ये क्यों हो रहा है तुम्हारे यहां? सऊदी अरबिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या वो मुसलमान कंट्री नहीं? वहां पर लोग दफनाए नहीं जाते? वहां पर क्यों नहीं होता ये? यूएई में क्यों नहीं होता? कुवैत में क्यों नहीं होता? कतर में क्यों नहीं होता? टर्की में क्यों नहीं होता? आपके यहां क्यों हो रहा है? कभी सोचा इस बात पर? इतनी मुसलमान कंट्रियों के मैंने नाम गिना दिए, वहां पर तो ऐसी खबर मुझे आज तक नहीं मिली कि कब्र से निकाल कर किसी महिला, किसी लड़की के साथ उसकी इज्जत को तार तार किया जाए, मुर्दा के साथ। अच्छा बताओ यार, पाकिस्तान से ही क्यों खबरें आती हैं? क्योंकि आप लोग फर्जी मुसलमान हो, फेक मुसलमान हो आप लोग। जो इस तरह के काम करते हैं उनको कह रहा हूं। और पाकिस्तान में ऐसे मुसलमानों की संख्या ज्यादा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? पाकिस्तानी दुनिया में वाहिद ऐसी कौम है जो इस्लाम की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं पूरी दुनिया में। जहां देखिए वहां पाकिस्तानियों का नाम आता है, जिस गंदे काम में देखिए वहां पाकिस्तानियों का नाम आता है। अब कुछ लोग चिढ़ जाएंगे पाकिस्तान में, आप हमेशा पाकिस्तानियों को टारगेट करते हैं। अरे तो टर्की वाले करेंगे तो मैं टर्की वालों को भी टारगेट करूंगा, सऊदी वाले करेंगे तो मैं सऊदी वालों को भी टारगेट करूंगा, यूएई वाले करेंगे तो मैं यूएई वाले को भी टारगेट करूंगा। लेकिन मुझे तो वहां दिखता नहीं है ना, अभी तक मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली। अब सऊदी अरब अगर 60 से ज्यादा, स्क्रीनशॉट लगाता हूं, सऊदी अरब अगर 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सरेआम फांसी देता है, लटका देता है इस जुर्म में कि उन्होंने ड्रग्स का काम किया है, ड्रग्स का काम करते हैं, तो मैं किसको टारगेट करूं? मैं सऊदी को टारगेट करूं या उन पाकिस्तानियों को टारगेट करूं जो जिन्होंने ये काम किया है, जिनको लटकाया गया है? किसको टारगेट करूं मैं? आप काम करना ऐसे बंद कर दो, आप टारगेट नहीं होगे। सिंपल सी बात है यार। जो चोरी कर रहा है, जो चोर है, टारगेट वही बनेगा ना। अगर वो चोरी नहीं करेगा, वो चोर नहीं है, तो क्यों कोई पागल है दुनिया में कि आपको टारगेट करेगा फजूल में? इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती है। फिर आप कहते हैं मुसलमानों के खिलाफ साजिश होती है, पाकिस्तानियों के खिलाफ साजिश होती है। पाकिस्तान चूंकि बहुत एटॉमिक मुल्क है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक मुल्क है, इसलिए इसके खिलाफ साजिश होती है। अबे तुम कर रहे हो ये कारनामे, ये करतूतें। ये बेसिक सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। वो ये देखता है कि जो है ये चालाक और होशियार आदमी है, ताकतवर है, ये मेरे दाव में नहीं आएगा। अगर दाव में आ भी गया तो ये दौलत के दौलत के जोर पे ये बच जाएगा। ये बात ओपन नहीं होगी, ये मसला है। ये आपने वैसे बड़ी जबरदस्त बात बोली है, लेकिन मेरा टॉपिक ये था कि 40 साल के बाबा कर लिया है तो अब उसमें क्या हो सकता है? अच्छा, क्या हो सकता है उसमें? हो सकता है, ये छोटी बात है। कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो पीछे से कह रहे हैं सजाए मौत। हेलो नहीं, इससे पहले करोड़ों अरबों सजाए मौतें हुई हैं। इससे पहले करोड़ों अरबों सजाए मौतें हुई हैं। हैं जी, क्या ये ऐसे वाक़ये जो है वो खत्म हो गए हैं? ऐसे लोग खत्म हो गए हैं? नहीं, मुझे ये तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि फिर छोड़ दिया जाए ऐसे लोगों को? जब सजाए मौत से भी लोग नहीं सुधर रहे हैं तो फिर कानून खत्म कर दिया जाए, सजाए मौत खत्म कर दिया जाए, जो कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। हाँ भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो कुछ हो नहीं सकता, ये चीज बंद तो नहीं हो सकती। क्या वाहियात लॉजिक है। सजा इसलिए नहीं दी जाती कि ये काम रुक जाएगा, सजा इसलिए दी जाती है कि आपने गलत काम किया है, आपको सजा मिल रही है और उससे बाकी लोगों को सीख मिल रही है कि अगर ऐसा करेंगे तो इस तरह की सजा मिलेगी। अगर 100 में से
95 लोग इस सीख से लेके डर के उस काम नहीं करते हैं, 5 लोग ही करते हैं, तो ये बेहतर है या आप बिल्कुल सजा छोड़ दो, सबको छोड़ दो, तो 100 में से 50 करने लगेंगे, वो ज्यादा बेहतर होगा। मुझे ये पता है मर्दों की तरबियत पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? वो उनको ऐसे बनाया होता है जैसे पता नहीं कोई बड़े बादशाह इस जमाने अब जो माशरा हमारा जो है ना, इस वक्त जो हालात हमारे माशरे में हैं, वो औरत भी गलत है, मर्द भी गलत है, दोनों एक ही कश्ती में बैठे हुए हैं। तो हमेशा फिर मर्दों की तरबियत पर फोकस क्यों नहीं किया जाता? औरतों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? भाई औरतों को क्यों टारगेट किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता? औरत भी तो इसी माशरे का हिस्सा है ना। ये है कि वो जरा ताकतवर नहीं है, मर्द ताकतवर है फिजिकली, हाँ, सोच में भी ताकतवर है, लेकिन अब तो काफी फर्क पै गया। मर्द सोच में ताकतवर है? सोच में भी ताकतवर है। अच्छा, कैसे? सोच में जो कम सोच की लड़की है, जिसके दिमाग की ताकत कम है, मर्द उसको खा जाता है, होशियार आदमी उसको खा जाता है। औरत को कमजोर कौन बनाता है? मेरी बात सुने, आप जैसी ताकतवर औरत जो है, दिमागी ताकतवर है जी, वो किसी ना किसी दाव में आ जाती है। अल्लाह दे बंदे हो, पिंजरा लाओगे तो चूहा तो आएगा। तो वो मर्द भी तो आ जाता है ना। हर बंदे ने खिड़की लाई है, हर बंदे ने खिड़की लाई है कि कोई ना कोई चूहा आवे, तो चूहे चूहियां भी तो है ना। मेंटली सिक, मेंटली कमजोर मर्द भी तो हो सकता है। मेंटल जो भी है, अल्लाह दे बंदे हो सकता है दिमागी मेंटल होवे, हो सकता है शैतान आ गया होवे, है जी। अच्छा, उसमें शैतान आ सकता है। मैं तो बनाया नहीं शैतान, साडे आलम दीना कोई सी जो सुने इसी थी वही कहना है ना। सही बात है, जो आपने सुना है, जो आपने देखा है बचपन से, जो आप क्या वही बोलेंगे। मैं तो शैतान नु कदी वेख्या नहीं, मेरे ते कदी आया ही नहीं, अच्छा, आप में नहीं आया मेरे ते कदी आंदा ही नहीं, जे आवे भी तो मैं चित्र ला लेना। अच्छा, क्या बात है, बड़े बहादुर है फिर। मुझे लगता है शैतान आपके पास आने से भी डरता होगा। मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हमने बहुत बड़े बड़े केसेस देखे हैं। सुन लें, अब सुन लें। कुत्ते का रेप हुआ, प्रेग्नेंट गधी का रेप हुआ, कुत्ते के अंदर सरिया घुसा दिया, ये रेप तक हमने देखे हैं पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ते, मुझे पता है। तो आपको लगता है कि मर्दों की तरबियत भी यहाँ पर लाजमी है? मेरी बात, ये नहीं मानेंगे। और एक तो आपने छोड़ दिया, जो पिंक डॉल्फिन्स के साथ किया जाता है, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, और पूरी दुनिया में छाती ठोक कर किया जाता है पिंक डॉल्फिन के साथ, लेकिन इस पर पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आएगी। उनको लगता है कि ये तो गेम है। क्यों पाकिस्तानियों? पिंक डॉल्फिन्स के बारे में पता है ना, क्या करते हो तुम लोग उनके साथ? शर्म तो तुम्हें आएगी नहीं, शर्म तो तुम्हें नहीं आएगी। और निमरा, आपने तो एक चीज, सबसे नॉर्मल चीज छोड़ दी, बकरी। बकरियां तो समझ रहे हैं ना, सबसे पहला शिकार बकरियां बनती हैं। मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, सबसे पहले हमारे रियासत में तलीम नहीं है। तलीम नहीं है। अगर तलीम है तो वो आम बंदा जो है, कम आमदनी वाला, वो वहां तक पहुंच नहीं सकता। जब आपके पास अच्छी तलीम होगी, आपकी अच्छी सोच बनेगी। अच्छा, एक ये चीज है। नहीं, मैं इस बात से नहीं मानता कि अच्छी तालीम होगी तो आपकी सोच अच्छी होगी, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनकी सोच इतनी जबरदस्त है। अच्छा चलिए, स्टीव जॉब्स कहां तक पढ़े लिखे थे? स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? एप्पल के मालिक थे, एप्पल कंपनी बनाई, आईफोन बनाया, मैकिंटोश बनाया, जिसे आप कहते हैं सिस्टम यूज करते हैं, मैक जिसे कहते हैं। कहां तक पढ़े लिखे थे, आप लोगों को पता है? नहीं पता है। वो कॉलेज कभी नहीं गए, ड्रॉप थे, कॉलेज ड्रॉप थे। लेकिन वो तो बड़े गजब के आदमी थे, वो इन्वेंटर भी थे, वो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बैंड बजा देते थे। इसका कोई ताल्लुक पढ़े लिखे से, तालीम होने से नहीं होता है कि आपकी सोच कैसी हो, आपकी नीयत कैसी हो। इसका ताल्लुक पढ़े लिखे होने से नहीं।
एक BMW में चलने वाले की सोच खराब हो सकती है और एक रिक्शे चलाने वाले बंदे की सोच बहुत आगे की हो सकती है और बहुत अच्छी हो सकती है। उसका तालीम से कोई मतलब नहीं। लोग ज्यादा जहलियत ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा जहलियत है, लेकिन इसके बावजूद एक बंदा अक्लमंद नहीं है, बेवकूफ है, लेकिन वो कह रहा मैं अक्लमंद हूं, मेरे से बड़ा अक्लमंद ही कोई नहीं है। ये अक्सर यह कौम अक्लमंद होंदी ते बंदे शरीफ बर्फ वेचण वाले, बर्फ वेचण वाले, फट्टा ला के बर्फ वेचण वाले, ये बेवकूफी है ना, ये बेवकूफी है। अज असीं दर बधारा और साडा की ना है आलमे दीन दा जड़ा आजकल और वीडियो भी चलती है, कोई किसी का रिज़्क नहीं खा सकता। आवे मेरे को आवे, मैं उन्होंने साबित कर देना चीज कि बड़ी मच्छी छोटी मच्छी नू खा जाती है। मैं ना साबित करांगा, मेरे जो मर्जी तो आप बात ही ना करें ना। सजा देवे नहीं बात करनी, तुसी गल छेड़ दी है तो फिर चलन दे। हुण मेरी गल सुनो, एक वक्त सी हमारे नबी करीम का एक वक्त था, उस वक्त 1400 सदियाँ, हजारों सदियाँ पीछे, उस वक्त हमने सुना है, आलम दिनों से सुना है, ये इमाम मस्जिदों से सुना है कि एक बंदे का रिज़्क बड़ा तंग था, एक बंदे का रिज़्क बड़ा तंग था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने जाके अपना मसला बताया कि हमारा ये मसला है। उन्होंने कहा जाओ शादी कर लो। उन्होंने कहा शादी तो आगे मैंने की हुई है। उन्हें एक और कर लो, एक और कर ली, रिज़्क और तंग हो गया, जड़ी कोई रोटी बुरकी चलती सी वो भी गई। फिर गए, फिर दोबारा जाके रोए पिटे कि सरकार मेरा तो रिज़्क अगे तो भी खत्म हो गया, जड़ी बुरकी ऐसी वो भी नहीं रही। उन्होंने कि होर कर लो, होर कर लेती, वो बिल्कुल ही फुटपाथ से आ गए। और फिर गए, फिर जाके उन्होंने कहा एक होर कर लो। वो अल्लाह दे बंदे हो, मैं रक्षा चलाना, वो मैं शादियां चार किस तरह कर ला, मेरा रिज़्क तंग है, मैं किस तरह चार कर ला। उसले तो 2 खजूरां के उत्ते शादी हो जाती थी, हुण केड़ा 2 खजूरां के उत्ते बुढ़ी मैनू देगा। जे तो 2 खजूरां ते मैनू बुढ़ी मिल जाती है तो मेरा रिज़्क तंग है, मैनू भी 4 दे दिओ। ये हर बंदे ने अपनी दुकान चलाने वास्ते मन घाड़ गल्लां बनाइयां ने, ओनू चमकाया जिवें डेकोरेशन। तुसी कोई अच्छी बेकरी बनाते हो और एक कितनी खूबसूरत डेकोरेशन करवाते हो। वहाँ के जो जज साहबान है और हुकूमत है ना, फिल फॉर सजाए मौत दे दें, फिल फॉर। कोई लंबी तारीख नहीं है, कोई अदालत नहीं है, कोई वकील नहीं है, कुछ नहीं है, फिल फॉर ऐसी सजाए मौत दें कि पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखे और लोग ऐसा कदम उठाने से गुरेज करें। मैं चाहता हूँ कि औरत की इतनी इज्जत है कि औरत से नबी पैगंबर पैदा हुए, तमाम नबी पैगंबर औरतों से पैदा हुए। औरत की इतनी इज्जत है कि मर्द से ज़्यादा। हमारे 1,24,000 से लगभग नबी पैगंबर हैं, सब औरत से पैदा हुए हैं। और औरत की इतनी इज्जत है, एक हम मई में मदर डे मनाते हैं, वो माँ का एक दिन होता है, तो ये औरत भी माँ ही है, बेटी भी एक औरत है, बहन भी है। मैं कहता हूँ कि जो आम औरत से ऐसे बिहेव होता है ना, तो उसको सज़ा तो सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन जो मुर्दा से करता है ना, उसको तो अगर मैं उस वक्त जज होता ना तो मैं ऐसी सज़ा देता कि पूरी दुनिया देखती। गिरफ्तार हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, उसके लिए कोई बुलाएगा, कोई वकील आएगा, कोई कुछ होगा, उसके पीछे कोई आएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई बड़ी सिफारिश आ जाएगी, कोई कुछ हो जाएगा। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि जैसे जज ने गिरफ्तार किया, अदालत ने, पुलिस ने उसके पास लेके जाएँ, कल अदालत बन जाए, परसों बन जाए, 14 अगस्त के बाद बन जाए, फौरी अदालत उसको ले और कहे कि इसको ऐसी फांसी दो, ऐसी सज़ा दो कि जिसे दुनिया देखे। तारीख गवाह है, पाकिस्तान के अंदर जब जब औरत के साथ रेप हुआ है, औरत को टारगेट किया गया है कि वो घर से बाहर क्यों निकलती है, वो इधर क्यों जाती है, वो उधर क्यों जाती है। मर्दों को इनकरेज किया गया है हमेशा। क्या कहते हैं आप, मर्दों की तरबियत इस माशरे में कितनी मैटर करती है? मैं ये कहूँगा कि औरत आदमी का एक बाजू है, एक शाना बशाना औरत खड़ी होनी चाहिए। औरत को पूरा हक हकूक है और होना चाहिए।
मर्द के बराबर वो सारा कुछ काम करे, हर चीज़ मर्द के बराबर आए। हम तो कहते हैं 10 बजे के बाद औरत घर से बाहर क्यों निकलती है? नहीं, ये नामुमकिन हमारे है। अपने अल्फाज हैं। हम ये चाहते हैं कि औरत मर्द के बराबर पैदा होती है, औरत मर्द के बराबर हकूक़ रखती है। जितने तकलीफ़ माँ बेटी को जन्म देती है उतनी ही बेटे को जन्म देती है। जितना हक माँ बेटे को पैदा करने में करती है उतना बेटी के लिए। और इसी तरीके से माँ बाप जब पढ़ाई कराते हैं तो उनको पढ़ाई भी बराबर में कराते हैं। आजकल पिछले एक भाई बोल रहे थे कि जहालियत का दौर है, मैं कहता हूँ ये जहालियत आज से 17 साल पहले थी, अब तो रोशनी का दौर है। आज तो कोई माँ ऐसी नहीं है कि जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहती। जब बेटी और बेटे को इकट्ठा पढ़ाती है तो बेटी और बेटी को हक भी बराबर मिलना चाहिए, बराबर मिलना चाहिए। भेदभाव हमारे घरों से ही शुरू होता है। हमें खुद ये कदम उठाना चाहिए, हमें खुद ये कदम उठाना चाहिए। मैं खुद बताते खुद हूँ कि मेरी बेटी जॉब करती है, लास्ट मैरिज बेटी है, मैंने तीन बच्चे मैंने शादी कर दी है। एक बेटी मेरी लास्ट है, वो टेलर है और वो 8 बजे ड्यूटी पे जाती है, 5 बजे जाती है। मैंने कोई उसमें पाबंदी नहीं लगाई, वो अपनी दोस्तों के साथ जाती है, अपने दोस्तों के साथ आती है। बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने उसको पूरा इख्तियार दिया है कि बेटा हाँ लेट हो जाओ मुझे कॉल करो, मैं आपको 5 बजे के बाद ले लूँगा। अगर आप अकेली रह गई हो, आपकी दोस्त आ रही हैं, तभी मुझे कॉल करो, मैं ले। मेरा अमूमन इन चीज़ों पे बहुत जिद्दोजहद होती है। बहुत सारी जगहों पे मैं ऐसे डिबेट करता हूँ कि औरत पे क्यों हर चीज़ का प्रेशर आता है। अब देखिए मेरी बात सुने, यहाँ पर कोई भी मौलवी आएगा वो पहले मुझे टारगेट करेगा। वो यहाँ पर अदर लोग कितनी करप्शन कर रहे हैं उसका ध्यान वहाँ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये अपने आप को सेफ रखते हैं, खुद को सामने नहीं लाते। अगर ये उस वक्त ये बात करेंगे तो मेरे जैसा इन जैसा दूसरा तीसरा पूछेगा कि आपने तालीम क्यों नहीं दी, आपने क्यों नहीं उनको सिखाया। अब मैं टीचर हूँ, मैं इस बच्चे को कहता हूँ कि आपने बेटा अपने छोटे से बड़े से हर तरीके से अच्छे तरीके से पेश आना है। ये आपसे बड़ा है, इसको अंकल सलाम करो, आप खड़ी हैं सलाम करो। ये आपसे बड़ा, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैं आपको कहता हूँ आप बेटा कैसे है। अब जब मुझे तरबियत ही ऐसी मिली होगी कि हाँ भाई कुड़िया की गल है, तो मैं तो अपनी तरबियत के तरह जाना है ना। अब जब हमारे उलमा साहबान जो अपनी नई नस्ल को उजागर कर रहे हैं, इनको ऐसी तालीम दें ताकि ये हर चीज़ जो है ना वो वहाँ लेके आएँ जहाँ हम चाहते हैं, आवाम चाहती है, बेटी चाहती है, बेटा चाहता है कि मुझे आज़ादी मिले। इस्लाम सिर्फ औरत के लिए नहीं, मुसलमान के मर्द के लिए भी होना चाहिए। वो 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। मैं 1 मिनट पहले एक बात कर रहा था, मेरे पास एक मुल्तान से वर्कर काम कर रहा था, मैं ठेकेदारी बिल्डिंग करता हूँ, तो हम तकरीबन सारे क्रिश्चियन हैं, मैं भी क्रिश्चियन हूँ, मेरे पास लेबर क्रिश्चियन है। तो कहता जी तभी मैं कहूं कि ये ऐसी साफ सुथरी बातें और ऐसी क्लियर बातें क्यों कर रहे हैं। मैं तब से सोच रहा हूं कि मतलब पाकिस्तान के मुसलमान नॉर्मली ऐसी बात नहीं करते हैं। नॉर्मली, सबको नहीं कह रहा हूं, नॉर्मली जो इनको मिलते हैं लोग नॉर्मली ऐसी बातें नहीं करते हैं। वो तो सबसे पहले टारगेट करेंगे तुम्हारे सिर पर दुपट्टा नहीं है, तुमने हिजाब नहीं कर रखा, तुमने बाल जो है वो पीछे दिख रहे हैं तुम्हारे, तुम लड़की हो, तुम काम कैसे कर रही हो। नॉर्मली ऐसा होता है, मैं देख चुका हूं ऐसा होते हुए। तो अब पता चला कि नहीं यार ये मुसलमान नहीं है, ये क्रिश्चियन है, तभी ऐसी साफ सुथरी और सुलझी हुई बातें कर रहे हैं। आप क्रिश्चियन सब लोग, मैं आपके साथ नहीं खाता। अच्छा मैंने कहा ठीक है ना खाओ। खाने का टाइम हो गया, खाना खा के आ गए, 10 बजे चाय मिलती है, चाय पिए। बाद में आया, मैंने बजाते खुद हिफ्ज़ कुरान किया हुआ है, मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा है, अंजील मुक़द्दस सारी पढ़ी हुई है। लेकिन मैं अपने तरीके से जी रहा हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने उससे 2-3 सवाल किए इस्लाम से, कहता जी मुझे नहीं आता। मैं नमाज़ कितने वक्त की पढ़ते हो, कहता मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो मैं कहा फिर किस चीज़ का मुसलमान बने हो। गाँव में तुझे पैदा करने वाली माँ और बाप ने कह दिया कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें ये नहीं पता कि नमाज़ें कितनी हैं, कलमे कितने हैं, और कुरान पाक तो पढ़ना बहुत दूर की बात है। एक मुसलमान को ये पता होना चाहिए कि मेरे कलमे कितने हैं और मेरी नमाज़ें कितनी हैं। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अब पता चला आपको कि मैं क्यों कहता हूं कि पाकिस्तान के मुसलमान फर्जी या फेक हैं। वो सिर्फ वो काम करते हैं, वो बातें बोलते हैं जो उनके फायदे के लिए हैं, वो ग्लोरीफाई करे चीजों को। असल में डीप रूट में क्या है वो उनको नहीं पता, कुछ नहीं पता उनको। ऐसे लोगों को बरगलाना आसान है। जो डीप रूटेड है ना, वो जानता है कि क्या चल रहा है मामला, वो कभी ऐसी हवा हवाई बात नहीं करेगा। बट दिक्कत यह है कि 90% से ज्यादा जो मुसलमान है पाकिस्तान के, वो हवा हवाई बातों वाले हैं, ग्लोरीफाई करने वाले हैं। ऐसी तो हम हैं, ऐसे तो हम हैं, हमने तो ये कर दिया, हमने तो वो कर दिया, पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, मसल देंगे, कुचल देंगे। जो डीप नॉलेज रखता है, जो रूटेड नॉलेज रखता है, जिसको पता है कि क्या चीजें हैं, वो कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। क्या आपने कभी सऊदी अरब में लोगों को ऐसी बातें करते देखा है कि हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे, हम इस्लाम का झंडा को करेंगे, हम सबको कन्वर्ट करा देंगे? कभी मुझे आप बता दो। यूएई में, कतर में, कुवैत में, ओमान में, बहरीन में, टर्की में
कभी आपने ऐसी बातें सुनी होंगी जो लोग करते हो, आम लोग, मैं मौलानाओं की बात नहीं कर रहा हूं, आम लोगों की बात कर रहा हूं, कभी नहीं करता हुआ आप देखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, वो समझते हैं असली चीज। पाकिस्तान का मुसलमान नहीं जानते, उनको बस हवा हवाई बातें पसंद है, उनको बस 2 ही 3 चीजें आती हैं, इकबाल का शेर और एक किसका शेर है, जो भी है, 2 शेर, हजरत उमर का दौर और पता नहीं क्या क्या, बस। अरे उससे आगे निकलिए, आपको अपने ऊपर शर्म महसूस आनी चाहिए कि अगर कोई काम बंदा 1000 साल पहले करके गया है और वो काम आप नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि जी हम तो ऐसे हो गए वैसे हो गए, तो ये आपके लिए शर्मनाक बात है कि आपने वैसा निजाम क्यों लेकर नहीं आ पा रहे हो। ये तो आपकी गलती है ना, आपकी कमजोरी है ना, क्योंकि आप जानते हो कि अगर उस निजाम को लेकर आऊंगा तो मुझे बड़ा कष्ट होने वाला है भाई, इसलिए आप लोग लेकर नहीं आते। तो लाओ ना, हजरत उमर वाला निजाम लेकर आओ, क्यों नहीं लेकर आते? किसने रोका है तुम्हें? 98% मुसलमान बसते हैं पाकिस्तान में भाई, रोका किसने है तुम्हें? क्यों लेकर नहीं आते? क्योंकि तुम्हें अंदर से पता है कि जैसे ही वो निजाम लेकर आओगे ना, सबसे पहली प्रॉब्लम तुम ही लोगों को होगी, क्योंकि तुम लोग हो 1 नंबर के बेईमान, 1 नंबर के फ्रॉडिये, 1 नंबर के झूठ बोलने वाले। फिर तो हाथ काटे जाएंगे, फिर आंखें फोड़ी जाएंगी और फंस जाओगे तुम उसमें। इसीलिए सिर्फ तुम लोग बातें करते हो, वो निजाम लेकर आते नहीं। दोस्तों आप बताएं, बाकी कुछ कहने के लिए है नहीं यार, अब उस मानसिकता पर मैं क्या बोलूं जो मुर्दों को भी नहीं छोड़ती। बाकी आपकी मर्जी, कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। शेम 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 शेम, डूब मरने का मुकाम है। इस पर क्या हम रिएक्शन करें, इस पर हम क्या बात करें? बात है, सीधी सी बात है मेरे साथ, कि जब इंसान का दिमाग बिगड़ता है ना मेरे भाई, तो वो कुछ नहीं देखता। ऐसे केसेस मेरे भाई बहुत बुरी बात है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पर भी अगर ये है तो बहुत बुरा है। ये क्यों हो रहे हैं? इसकी एक ही वजह है। पहली बात, तालीम ना होना, दीन की तालीम ना होना, दुनिया की भी ना होना। दूसरी बात कि जैसे वो बुजुर्ग कह रहे थे कि शादी करना पाकिस्तान में इतना महंगा है कि शादी बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने ठीक मिसाल दी, तो भाई जो बात कर रहे थे तो कहते असल में यार तरीका सीधा सा है, हक में रहे ठीक है, वो एक हक है, वो औरत की मर्जी से होगी। ज़ाहिर बात अगर औरत को मर्द कबूल है तो वो हक में रहे अगर कंप्रोमाइज़ कर देगी। इसीलिए मेरे भाई इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, और इसीलिए मेरे भाई टाइम से शादी करने की इजाज़त है, और इसीलिए कहा गया कि सादगी इख्तियार करो, वसाइल को, अपने वसाइल को देख कर खर्चा करो। ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी बात कि दीन और दुनिया की तालीम ना होना हमारी सबसे बड़ी बात। ऐसे भाई ने 4 शादी की बात की। सबसे पहले मैं कंडेम करता हूँ यार इस वाक़े को। शर्मिंदा शर्मसारी होने के बावजूद, अपना होने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। इसमें रिएक्शन करने की वैसे बात तो कोई नहीं, इसमें कोई बात बची नहीं है कि एक यार इतनी डेस्परेशन कि एक औरत मर गई है, उसको भी नहीं बख्शते। और फिर एक लोग ने दिखाया पिंक डॉल्फिन वाला, और यार अगर ये सच है तो ये तो क़यामत है, और ये तो कह रहा है खुदा का। पिंक डॉल्फिन के साथ अगर वो रेप करते हैं, अगर ये इसको खेल समझते हैं, तो मैं कहता हूँ वो तो फिर इंसान ही, दरिंदे हैं, वैशी हैं, जंगली हैं। और सिंध के अंदर अगर हो रहा है, अगर हदीस लोग से रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यार मुझे तो ये पहले नहीं पता था, ये भी इंफॉर्मेशन हो गई कि हमारे सिंध के अंदर ये खेल समझा जाता है। यार ये कितने गिरेंगे पाकिस्तान में। डॉल्फिन को नहीं बख्श रहे, मरी हुई औरतों को नहीं बख्श रहा है। अच्छा, रेप केसेस की बात करोगे
तो एवरेज अगर निकालो, अब मैं ये बात नहीं कर रहा कि अब ये केस आया पाकिस्तान में तो ये मैं कंपैरिजन करने और बैठा। यार ये तो गिरा हुआ है, ये तो लो लेवल में, ये तो बिलो द बेल्ट थी जिस पर हम फिर बात कर रहे हैं। बात ये इस पर तो बात भी नहीं करनी चाहिए, क्या करें। और हिम्मत है उस नाला की, या क्या नाम उसका, कि वो इंटरव्यू कर रही है इस मुद्दे पर, और फिर वो स्वामी अंकल जो है वो कह रहा है कमज़ोर आदमी पर शैतान हमला करता है। कमज़ोर, अल्लाह ने जो लॉर्ड नज़ीर की एग्जांपल दी, वो कमज़ोर जो बाबा जी कमज़ोर दुनियावी या ताकत या पैसे के लिहाज से कमज़ोरी की बात नहीं करते, वो ईमान की कमज़ोरी की बात करते हैं। ईमान की कमजोरी की बात। वो ईमान की कमज़ोरी अच्छे खासे पले मेरे जैसे मोटे ताज़े में भी हो सकती है, और अगर ईमान मजबूत होता सज्जा से स्लिम स्मार्ट बंदे में भी ईमान मजबूत। ईमान की कमज़ोरी या मजबूती का ताल्लुक जिस्म की जिसामत कद काट से नहीं है, ईमान की ताकत का ताल्लुक आपके हया से, आपके अमल से। आपके अमल से है कि आपका अमल कितना अच्छा है। तो आलोक सर ने जो बात की, लॉर्ड नज़ीर इतना पावरफुल बंदा था, उसको यूके ने लॉर्ड को बनाया था, इतनी पावरफुल, वो उस पावर की बात नहीं। आलोक सर इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ। जो बाबा ने पावर की बात की है वो ईमान की पावर की बात की है, वो दीन के ईमान की बात की है, वो किसी के ओहदे की या किसी की जिसामत की या किसी की जिस्मानी पावर की बात नहीं है। वो ईमान की पावर वो अलग है, वो मुद्दा आप माप नहीं सकते किसी पैमाने से। इस पर मैं आलोक सर को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये मुद्दा उठाया। वो लॉर्ड नज़ीर वाली इधर इस मुद्दे में एग्जाम्पल फिट करना कि वो इतना बड़ा आदमी था तो उसने भी तो यही काम किया, हालांकि किया उसने गलत है, मैं उसको सही नहीं कह रहा, लेकिन आलोक सर ने जो इंटरप्रेट किया वो गलत इसकी तफसील की है, गलत समझा, सही नहीं समझा। करेक्शन कर ले आलोक सर आप इसकी। अच्छा, एक बात और है, शायद बहुत से जो मेरे मुस्लिम व्यूअर भी साथ में शामिल होते हैं, उनको बताते चलें कि ऐसे ही नहीं हदीस का एक मफहूम बयान किया गया कि आप मरते दम तक निकाह में रहें। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है जो हमारे लोग शादियाँ करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर सारी सारी ज़िंदगी बाद में शादी, वो अक्सरियत बुरी रस्ते पर चलती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। चार शादी की बात आई, चार शादी का ये अमल है भाई। अब ये मुद्दा आगे से मैंने उठा भी दिया, फिर ये मुद्दा डेस्परेशन के भी सवाल किया, लोग साहब ने भी काफ़ी सवाल उठाए, बातें की, मैं आप उनका जवाब भी देना चाहता हूँ। मैंने भी ये अक्सर आपको याद होगा, मैं भी कहता हूँ जहाँ लोग सर भी गलत होते हैं मैं उसको काउंटर करूँगा, और मैं उनको फिर सबूतों के साथ, बात कहते हैं सबूतों के साथ, मैं दलाल के साथ ज़रूर बात करूँगा। अच्छा, आलोक सर ने बात की डेस्परेशन की, ये बढ़ती जा रही है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। चार शादियों का जिक्र अक्सर हम पर सवाल उठाते हैं जो नॉन मुस्लिम है, ये चार शादियाँ क्यों इस्लाम के अंदर है, इन्हीं वजह से। फिर इस्लाम के अंदर जहेज़ की जो शर्त है उस पर उसको मना किया गया, बल्कि यहाँ तक है कि जो अगर जहेज़ बनाना भी है तो लड़का उसका पैसे अदा करे, मतलब लड़के वाले, लड़की वाले नहीं। और साथ में सादगी का कहा गया है। सादगी का क्या है। चार शादियों का मतलब ये, अब जाहिर बात है, अब ये कुछ चीज़ें पर्दे में नहीं होती है, सॉरी टू से फैमिली जो हमारी वीडियो देखती है यहाँ से स्किप कर दिया अगर चाहते हैं तो। भाई चार शादियों का इसलिए भी कहा गया है क्योंकि औरत को, आपको भी पता है, 8-7-8 दिन मैंस्ट्रुएशन रहता है, तो उनका जो मेंसेस होते हैं साइकिल चलता है। अब जाहिर बात है जो शादीशुदा मर्द हैं, जिस तरह की हमारी ग़िज़ाएँ हैं, जिस तरह की हमारी तबीयत है, या जिस तरह का हमारा माहौल है, या जिस तरह के हमारे इन्वायरमेंट के अंदर चीज़ें पुट इन की गई हैं, उसके लिहाज से हमारे 2-4 दिन निकालने में मुश्किल हो जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहा था कि जो फैमिली हमारी वीडियो देख रही है, मैं पहले कह चुका हूँ, वो स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इस मुद्दे पर मैं चाहता था डिटेल से बात हो। तो चार शादी का जिक्र इसलिए भी है कि जो मेंसेस आते हैं औरत को 8 दिन है, 7 दिन है, 6 दिन, जो भी उसका ड्यूरेशन है उसके लिहाज से, लेकिन हमारे इस्लाम के लिहाज से जो औरत होती है वो 10 दिन बाद पाक होती है। उसका साइकिल चाहे 2 दिन का है, उसका साइकिल चाहे 4 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का या 8 दिन का, वो असली हकीकत मानो में 10 दिन बाद पाक होती है। मैं हुक्म है कि आप जब मेंसेस होते हैं, मेंसेस से 10 दिन बाद औरत के साथ मतलब के इंटीमेट हो सकते हैं। तो इसलिए चार शादी की कहा गया, या 2 अगर आप अफोर्ड कर सकते 2 करें, ताकि अगर आपकी एक ज़ौजा को मेंसेस हैं, आप अपनी मर्दाना पावर या अपनी हिजान को, अपनी डेस्परेशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपकी दूसरी बीवी मतलब कि आपके लिए अवेलेबल हो। ठीक हो गया।
फिर ऐसा होता है कि एक बीवी प्रेगनेंट है, ठीक है, जाहिर बात है प्रेगनेंसी के दौरान जायज़ भी नहीं इस्लाम में भी करना, और दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान जाहिर बात है फीमेल्स को थोड़े से पेन भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, जो कि मेरे नज़दीक नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस लिहाज से अगर एक औरत प्रेगनेंसी में है तो आपकी दूसरी बीवी अवेलेबल है, आप बाहर कुत्तों की तरह मुंह ना मारें। इसलिए 2, 3 और 4 शादियों का हुक्म है। मैंने ये पूरी डेप्थ के साथ आज इसलिए बताया है। और ये कुंवारी लड़कियों से शादी का नहीं है मेरे भाई। हाँ, सुन्नत है कि आप बेवा या तलाक याफ्ता तरजीह दी गई है कि आप बेवा से करें या तलाक याफ्ता से करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप 4 करें, लेकिन कुत्तों की तरह बाहर मुँह ना मारें। इसलिए कहते हैं आप जो मजाक उड़ाते हैं, मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं और भी फैक्टर बता सकता हूँ। अब ये आप इंसानी जिस्म है, इंसानी जिस्म की ज़रूरत है, जिस तरह इंसान ज़िंदा रहने के लिए खुराक है, खाना पीना है, ये एक अमल भी कुदरती अमल है, नेचुरल अमल है, ये ज़रूरी है। कोई बंदा कहना कि मैं इसके बीवी के बगैर या ये मास्टरबेशन के बगैर मैं रह सकता हूँ, तो वो झूठ बोलेगा। वो अपने से भी धोखा कर रहा है और सामने वाले से भी धोखा कर रहा है। ठीक हो गया। तो ये मैंने 2 रीज़न बताए हैं। इस्लाम के अंदर 4 शादियाँ क्यों जायज़ हैं, एक मेंसेस, दूसरा प्रेगनेंसी, तीसरा ये जो ये डेस्परेशन हो रही है, ये फिर नौबत ही नहीं आती अगर आदमी अफोर्ड कर सकता। और सबसे बड़ी खराबी जो माहौल में है पाकिस्तान के मेरे भाई, वो है दोनों तालीम का। दीन की तालीम भी नहीं है मुकम्मल और ना ही दुनिया की तालीम है। और जब माशरे में तालीम नहीं होती मेरे भाई, तो फिर जंगली सिस्टम कुछ होता ही है। ये केसेस तो फिर देखने में मिलते रहेंगे। तो बड़ी शर्मनाक वीडियो थी। अगर इस भाई की शादी मुझे नहीं पता हो, ये नहीं कन्फर्म नहीं हो सका, अच्छा किया, इसकी सज़ा तो इससे भी ज़्यादा सख्त है। इसको तो मेरा ख्याल में संसार करना चाहिए, इससे बनता है संसार। ठीक है, साबित हो गया, गवाह मौजूद है। हमारे यहाँ इस्लाम की वजह हम कौन है, हमारी क्या औकात है। इस्लाम के कानून के मुताबिक अगर गैर शादीशुदा मर्द ज़िना करता है, साबित हो जाता है, गवाह मौजूद है, तो उसकी सज़ा है 80 कोड़े। और एक शादीशुदा मर्द या औरत ज़िना करते हुए पकड़ा जाता है, साबित हो जाता है, गवाह मौजूद है, शर्तें मैं बता रहा हूँ, गवाह मौजूद है, साबित हो जाता है, तो उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सज़ा है, वो है मौत। और वो इतनी दर्दनाक मौत है कि आप उसको कहते हैं कि एक सूरत ये है कि उस महल्ले के, उस गांव के, उस शहर के लोगों को बुलाया जाए, उनको पत्थर दिए जाएं, पत्थर देकर उसको चुराहे में खड़ा करके सब पत्थर मारे, नीचे दफन किया जाए। और वो दूसरी कंडीशन है, वो दूसरी कंडीशन है। उसको खड़ा किया जाए और सब जितने भी है, जो उनके हाथ में आता पत्थर जितना हैवी है, उसको तब तक मारना है जब तक वो मर नहीं जाता। फिर उसके लिए बख्शिश की दुआ करें या छोड़ दें, वो अब अल्लाह और उसका अपना मामला है। ठीक हो गया। या दूसरी कंडीशन ये है कि उसको आधा या गले तक ज़मीन में गाड़ कर पत्थर मारे, उसका सर चूरी चूरी कर दे, ताकि इबरत हो दूसरों को, देखने वालों को भी इबरत हो। अगर मैंने ये गलती से भी किया तो इसलिए स्ट्रिक्ट रूल्स कुछ होते हैं इस्लाम में, और मैं इनको अच्छा मानता हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ। एक 4 शादियों वाला अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो कुत्तेबाजी बंद हो जाएगी हमारी, जो हम बाहर कुत्तों की तरह राल टपकाते हैं, वो बंद हो जाएगी। दूसरा, आप अपने घर तक महदूद रहेंगे। तीसरा ये कि किसी बेवा, लाचार, तलाक याफ्ता औरत का भला होगा। अच्छा, एक और यहाँ इस 4 शादियों के 10 फायदे में गिनवा सकता हूँ। जहाँ पर एक और बहुत बड़ी खराबी है, ये इंडियन व्यूअर्स भी मानेंगे कि एक होता है किसी के साथ ये बुराई करना, दूसरा होता है अपने साथ खुद बुराई करना। और इसके बारे में भी कहा गया है कि ये जो जिस हाथ से भी अगर पता चल जाए देखने वाले को, उसके पास सबूत हो, तो उस हाथ को इतना मारे या तो वो बेकार हो जाए, या फिर इतना दर्द हो उसे कि सारी ज़िंदगी याद रहे कि मैंने ये हरकत नहीं करनी। तो जी खैर, अफसोस का मकाम है, अफसोस है। तो ये हमारा माशरा पता नहीं किस तरफ निकल गया कि मरी हुई औरतें भी बेचारी पाकिस्तान में सेम नहीं है। क्या करें, हमारे वो कहते हैं कि चले मर कर जान छूट जाएगी। ये ऐसे ज़मील हैं, ऐसे गंदगी के कीड़े, एक गंदगी के कीड़े हैं कि वो बेचारी औरतें मरने के बाद भी महफूज नहीं है। क्या होगा चले पहले उठा मुर्दे खाने का एक मुद्दा, पहले कुछ जगह के मुर्दों लाश निकाल कर उन्हें खाना मेरे भाई,
चलो जी, मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। अफसोस वाली वीडियो थी, बड़ा शर्मिंदगी हुई वीडियो देखकर ये वाक़या सुनकर, नहायत अफसोस। नए मिलते हैं वीडियो में नाटक साथ। और बस।